नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र दिसंबर 2010 का नेट का पेपर सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न जो सॉल्व करेंगे यह आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दिसंबर 2010 में कौन कौन से प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। एक नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत इस पर आधारित है, संगतता पर आधारित है, प्रबल क्रमबद्धता पर आधारित है, मांग की धनात्मक आलोच पर आधारित है। तो उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत जिसे सैमुअल्सन द्वारा दिया गया, यह उपयुक्त सभी मान्यताओं पर आधारित है। तो एक का सही आंसर डी है। 2 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकेगा यदि क्या होगा, मजदूरी दर में वृद्धि का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से अधिक होगा। मजदूरी दर में वृद्धि का आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज़्यादा ऋणात्मक है। फुर्सत गिफिन वस्तु है और मजदूरी दर में वृद्धि के प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो यदि एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकेगा, मजदूरी दर में वृद्धि दर का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से अधिक है। तो सही आंसर इस प्रकार से ए हो जाएगा। ए सही है 2 नंबर प्रश्न का। अगला 3 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन आपूर्ति वक्र है सीमांत लागत वक्र, औसत परिवर्ती लागत वक्र के ऊपरी सीमांत लागत वक्र, सीमांत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत वक्र, औसत कुल लागत वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन आपूर्ति वक्र जो होगा औसत परिवर्ती लागत वक्र के ऊपर सीमांत लागत वक्र होगा। तो सही आंसर 3 का बी है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आभास लगान। तो आभास लगान सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया था। ए का 4 से मिलान हो जाएगा। बी प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स द्वारा दी गई थी, 1 से मिलान हो जाएगा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की बात चैम्बरलिन अपने सिद्धांत में करते हैं, तो 2 सी का 2 से मिलान हो जाएगा। और डी क्रीडा का सिद्धांत न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न ने क्रीडा का सिद्धांत दिया 3। तो 4 1 3 2 देखते हैं किस कोट में दिया गया है। 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 ए में दिया गया है, इसलिए 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ए में दिया गया है, तो ए सही है। अगला है 5 नंबर, सीमांत उत्पाद के मूल्य और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच अंतर सिर्फ तभी होता है जब क्या होगा, औसत आगम सीमांत आगम के बराबर नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो सीमांत उत्पाद के मूल्य और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच अंतर सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा, यह बराबर नहीं होगा, और अगर बराबर होगा तो अंतर होगा ही नहीं। तो ए सही हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न 5 प्रश्नों में प्रत्येक में एक अभिकथन ए तथा एक तर्क आर दिया हुआ है। आपको इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण करना है तथा नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर को छांटना है। तो देखते हैं क्या है कोड। अभिकथन क्या दिया गया है, अल्पकाल में उत्पादक प्रतिफल ह्रास नियम की सिर्फ सेकंड अवस्था में कार्य प्रचलन करता है जहां परिवर्ती उत्पाद और औसत उत्पाद कम होता है। आर क्या है, अवस्था फर्स्ट और थर्ड में स्थिर एवं परिवर्ती उपादानों के सीमांत उत्पाद क्रमशः ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, ए भी सत्य है और आर भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, सही है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म द्वारा निर्मित वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता है, तो यह भी सही है। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सी 7 का सही आंसर जो है
सी है। और 6 का सही आंसर बी था। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ए है, सामान्य तौर पर निर्यातों को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। सही है, निर्यात को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है और यह निर्यात को ज़्यादा सस्ता कर देता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो 8 का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ए है, विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका सामान्यतः समृद्धि की ज़्यादा उच्च दर प्राप्त करना है। ठीक है, 9 ए सही है 9 में। और आर क्या है, यह लोगों को ऋण ज़्यादा सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। तो यह भी सही है, आर भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका सामान्यतः समृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना होता है और मौद्रिक नीति जो है यह लोगों को ऋण ज़्यादा सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, डी, तो इसलिए 9 का सही आंसर डी है। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में अप्रत्यक्ष करों का विस्तार और औसत आकार कम हो गया। पिछले 2 दशकों में भारत में अप्रत्यक्ष करों का विस्तार और औसत आकार कम हो गया। ठीक है, अगला कथन क्या है, पिछले 2 दशकों में भारत में अप्रत्यक्ष कर का विस्तार और औसत आकार कम हो गया है, यह गलत है कथन। और अगला है, इस अवधि के दौरान भारत का कर जीडीपी अनुपात गिरा है, तो यह सत्य है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, डी आंसर में दिया गया है, डी सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, उत्पादन और रोजगार निर्धारण का क्लासिकल विश्लेषण कहलाता है। स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, गत्यात्मक विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन और रोजगार निर्धारण का क्लासिकल विश्लेषण जो है वह स्थैतिक विश्लेषण है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह ए है, स्थैतिक विश्लेषण। अगला 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, उपभोग अनुत्क्रमणीय होता है, यह निम्नलिखित परिकल्पनाओं में से किसमें अंतर्निहित है। निरपेक्ष आय परिकल्पना, तुलनात्मक आय परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना। उपभोग जो है इन रिवर्सेबल है, यह जो है तुलनात्मक आय परिकल्पना में कहा गया है। तो 12 का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया। तो मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो है बामल द्वारा किया गया है। 13 का सही आंसर डी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, तरलता पास की स्थिति वह है जिसमें मुद्रा के लिए मांग शून्य लोच हो जाती है, इकाई लोच हो जाती है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोचदार हो जाती है, पूर्णतया लोचदार हो जाती है। तो तरलता पास की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा के लिए मांग जो है पूर्णतया लोचदार हो जाती है। तरलता जाल या तरलता पास की अवधारणा जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है, जिसमें ब्याज दर एवं मुद्रा की मांग के बीच संबंध बताया गया है। न्यूनतम ब्याज दर पर मुद्रा की मांग जो है अनंत होगी और निवेश अनंत नहीं होगा। न्यूनतम ब्याज दर पर मुद्रा की मांग जो है अनंत हो जाएगी, उसके बाद मुद्रा की मांग जो है ब्याज दर नहीं घटेगी। तरलता अधिमान वक्र जो है प्रारंभ में ब्याज के प्रति लोचदार होता है और उसके बाद जो है पूर्णतः लोचदार हो जाता है। यह तरलता जाल की स्थिति है, प्रारंभ में यह कैसा है, लोचदार रहता है और उसके बाद पूर्णतः बेलोचदार हो जाता है। इसको LPC कहा जाता है। LPC को मुद्रा की मांग कहते हैं, जिसमें तरलता जाल ब्याज के प्रति कैसा होता है, लोचदार होती चली जाती है। और N के बाद यह बिंदु N है और N के बाद जो है पूर्णतः लोचदार हो जाती है। अर्थात मुद्रा की मांग घटने बढ़ने से ब्याज दर प्रभावित नहीं होती है। LPC ब्याज के प्रति पूर्णतः लोचदार तरलता जाल के कारण होती है। यह एक महामंदी होती है और इसमें मुद्रा की मांग निरर्थक होती है जाती है और मुद्रा
खर्च नहीं होती है। लोग अपने पास मुद्रा रख लेते हैं क्योंकि मंदी की दशा होती है जो भयावह होती चली जाती है, और तरलता जाल में सारी व्यापारिक प्रत्याशाएं जो हैं समाप्त हो जाती हैं, और यही वजह है कि तरलता वक्र ब्याज के प्रति पूर्णतः लोचदार बन जाता है। तो तरलता जाल ब्याज के प्रति पूर्णतः लोचदार मंदी की भयावह स्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोडों से उत्तर का चयन कीजिए। विनिमय का समीकरण, तो विनिमय का समीकरण इरविन फिशर द्वारा दिया गया था। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। मौद्रिक मजदूरी अनम्य है, तो मौद्रिक मजदूरी अनम्यता की बात जो है आलोचशील है। मौद्रिक मजदूरी यह कीन्स द्वारा दी गई अवधारणा है, तो कीन्स थर्ड से मिलान हो जाएगा। इसके बाद सी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जो है मिल्टन फ्रीडमैन बात करते हैं, 1 से हो जाएगा। युक्त संगत प्रत्याशा परिकल्पना, तो युक्त संगत प्रत्याशा परिकल्पना जॉन म्यूथ द्वारा दी गई उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस प्रकार से 4 3 1 2 4 3 1 2 सी में दिया गया है, तो 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, व्यापार चक्रों के कलडार मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो इसकी न्यू आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत में की जा सकती है, ठीक है। कलडार का मॉडल जो है व्यापार चक्र का आय निर्धारण के कीन्स के सिद्धांत से इसकी न्यू या उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी मान्यता है कि बचत और निवेश फलन दोनों या कम से कम दोनों में से एक आरेखीय होता है, ठीक है। गैर रेखीय समीकरण की बात करते हैं, और व्यापार चक्र को उत्पन्न करने के लिए यह निवेश गुणक अंतःक्रिया की बात करते हैं, तो निवेश और गुणक अंतःक्रिया की बात हिक्स करते हैं, यह गलत है। और अगला है, यह पूंजी स्टॉक समायोजन सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भी सही है। तो इसलिए गलत पूछा गया तो सी गलत है, तो 16 का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर प्रश्न क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के साथ उत्तर करना है। ए में जीवन चक्र परिकल्पना, तो जीवन चक्र परिकल्पना मोदी गिलियानी द्वारा दी गई उदाहरण है। तरलता पास, तो तरलता पास जेम कीन्स द्वारा दी गई उदाहरण है। रैचेट प्रभाव, रैचेट प्रभाव की बात ड्यूजनवरी अपने सिद्धांत में करते हैं, तो 2 हो जाएगा। वास्तविक शेष प्रभाव की बात पीगू करते हैं, तो डी का 4 से हो जाएगा। मिलान तो 1 डी का हो जाएगा। डी का वास्तविक शेष प्रभाव की बात पीगू करते हैं, 3 हो जाएगा डी का। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ए आंसर सही है। 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, धारणीय विकास का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो धारणीय विकास का प्रत्यय सर्वप्रथम ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा दिया गया, और ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में प्रतिपादित की गई थी। धारणीय विकास की परिकल्पना इसमें की गई थी। धारणीय विकास की परिभाषा देते हुए बताया गया, ऐसा विकास जिसमें आगामी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधनों को शेष रखते हुए वर्तमान विकास की प्रक्रियाओं को बनाए रखना ही धारणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, तो ब्रिटलैंड जो है 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला 19 नंबर प्रश्न, हैरल्ड डोमर के बारे समृद्धि दर का समीकरण यह दिया गया है में पूंजी उत्पाद अनुपात किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो 1/k के द्वारा पूंजी उत्पाद अनुपात दर्शाया गया, तो बी सही है। 19 अगला 20 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अप्रतिबंधित आयात एवं निर्यात के लिए व्यवस्था को खोलना, यह है राष्ट्रों के बीच मुक्त पूंजी गतिशीलता की अनुमति देना, ठीक है। राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी की मुक्त गति, यह भी ठीक है। विनिमय दर स्थायित्व प्राप्त करना, तो यह नहीं है, भूमंडलीकरण का संकेतक नहीं है, तो 20 का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निर्धनता का संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा है। हेडकाउंट, निर्धनता अंतराल अनुपात, निर्धनता वर्ग
अंतराल अनुपात उपयुक्त सभी, तो यह सभी हो जाएंगे। निर्धनता का संकेतक सभी है, तो 21 का सही आंसर डी है। अगला 22 नंबर, असंतुलित समृद्ध व्यूह रचना किसके द्वारा अपनाई गई? तो असंतुलित व्यूह रचना जो है यह हर्षमैन द्वारा अपनाई गई थी। हर्षमैन, सी आंसर सही है 22 का। हर्षमैन असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के कुछ गिने हुए क्षेत्रों में निवेश करके विकास करने की बात कही थी। इसके अलावा असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में सिंगर हंस, लेवेस्टीन, पाल स्टीडम, किंडलबर्गर एवं रोजेंस्टीन रोडान हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास की एक दूसरी अवधारणा संतुलित विकास की है, तो संतुलित विकास की जो अवधारणा है उसमें रोजेंस्टीन रोडान, लेविस और नर्क्स अपने सिद्धांत के माध्यम से विकास करने की बात करते हैं। रोजेंस्टीन रोडान बड़े धक्के का सिद्धांत देने की बात करते हैं, बड़े धक्के का सिद्धांत देते हैं। लेविस श्रम अतिरेक विकास के माध्यम श्रम अतिरेक की बात करते हैं, और रेगनर नर्क्स जो हैं गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं। तो यह आर्थिक विकास में संतुलित एवं असंतुलित विकास से संबंधित अर्थशास्त्रियों की कुछ अवधारणाएं या विचार थे। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत सिद्धांत हाइबरलर द्वारा दी गई अवधारणा है। 23 का सही आंसर ये है। अगला 24, अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? वालसा, मीड, जगदीश भगवती, जे.एस. मिल। तो अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय जगदीश भगवती द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋणोत्तर विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह अर्जक कोई एक समझा जाता है? बाह्य सहायता, विदेशी प्रत्यक्ष सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार, वाणिज्यिक उधार। तो क्या है? निम्नलिखित में से ऋणोत्तर विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह अर्जक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष सहायता इसका आंसर हो जाएगा। 25 का सही आंसर बी है। अगला 26 नंबर, 1991 के उपरांत भारत में विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किए गए? तो 1991 के उपरांत मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री थे। तो राव मनमोहन रणनीति के माध्यम से 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत जो है सुधार चालू किए गए थे, विभिन्न व्यापार सुधार जो चालू किए गए थे। 1991 में आर्थिक सुधार की ज़रूरत के जो कारण थे वह राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था, विदेशी ऋण और उन पर दिए जाने वाला ब्याज बढ़ गया था, भुगतान संतुलन में घाटा हो गया था, आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ गई थी, और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है भारत के व्यापार में बदलाव आया था। चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बने तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है 1.1 अरब डॉलर ही रह गया था, जो 2 हफ्तों के आयात के लिए ही शेष बचा था। राव एवं मनमोहन सुधार, जिसमें उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। 1991 का विदेशी मुद्रा भंडार 1.1 अरब डॉलर था, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 67 टन सोना जो है IMF के पास भारत ने गिरवी रखा था, जिससे 2.22 बिलियन डॉलर का अल्पकालीन ऋण भारत ने प्राप्त किया था, जिसमें 47 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया, और 20 टन सोना जो है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया था। कुल मिलाकर 67 टन सोना जो है भारत ने गिरवी रखा था। तो यह जो है 1991 के सुधार मनमोहन सिंह द्वारा चालू किए गए थे। अगला है 27 नंबर प्रश्न है, 1971 में ब्रिटेन वुड व्यवस्था के विफल होने का मोटे तौर पर कारण था। क्या कारण था? तो ब्रिटेन वुड व्यवस्था के विफल होने का जो कारण था वह था अतिरेक विदेशी मुद्रा वाले देशों ने अपनी करेंसी का पुनर्मूल्यन तथा विदेशी मुद्रा घाटे वाले देशों ने अपनी करेंसी का अवमूल्यन नहीं किया था। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटेन वुड व्यवस्था का विघटन हो गया, और ब्रिटेन वुड व्यवस्था
1944 में प्रारंभ की गई थी। 1944 से 1971 तक ब्रिटेन वुड व्यवस्था चली थी। तो 27 का सही आंसर जो है वह डी है। अगला 28 नंबर, क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुस्ताव कौशल द्वारा 1919 में क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाई गई? तो 1956 में अपनाई गई थी। 1956 में जब न्यूनतम नोट निर्गमन प्रणाली अपनाई गई, उसके बाद वर्तमान में क्या किया गया कि 200 करोड़ रुपया रखकर कोई भी नोट जारी कर सकता था आरबीआई, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना रखना अनिवार्य था और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखना अनिवार्य किया गया था। अगला है 30 नंबर प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कानून में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, कीमत स्थिरता प्राप्त करना, विदेशी व्यापार को विनियमित करना और विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना। तो विनिमय दर को स्थिर करना जो है इसका उद्देश्य नहीं है, विदेशी मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विनिमय दर को स्थिर करना। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से है? आयातों में निरंतर वृद्धि, निर्यातों में धीमी वृद्धि, विनिमय दर की अस्थिरता, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के कारण जो है वह व्यापार संतुलन में निरंतर घाटा बना हुआ है। 32 नंबर प्रश्न है, वर्तमान मंदी के दौरान करेंसी युद्ध किससे संबंधित है? तो वर्तमान मंदी के दौरान करेंसी युद्ध जो है वह करेंसी अवमूल्यन से या अधोमूल्यन से संबंधित है। ये सही है। अगला, अल्पविकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता जीरो। छद्म बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जीरो होती है। तो 33 का सही आंसर ए है। अगला 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का सुमेलन करना है या मिलान करना है और देखना है कौन सा कूट सही है। ए, मुक्त व्यापार मुक्त सामान्य लाइसेंस। तो मुक्त सामान्य लाइसेंस जो है वह व्यापार की बात करता है, तो सही है। ट्राइसेम, तो ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित योजना है। थोक कीमत सूचकांक, तो थोक कीमत सूचकांक जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात, तो नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो 2-1-4-3 2-1-4-3 ए में दिया गया है। तो 34 का सही आंसर ए है। अगला 35 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। इसमें क्या दिया गया है? सूची फर्स्ट में जेम कीन्स, तो जेम कीन्स ने जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक किताब लिखी। तो जेम कीन्स जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। डेविड रिकार्डो, तो डेविड रिकार्डो ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक किताब लिखी। तो इसको छोटा करें तब पता चले। जेम कीन्स वेल्थ ऑफ नेशन, तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से, बी का मिलान डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 3 से, और इसके बाद एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी? तो एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी? एडम स्मिथ कीन्स वेल्थ, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। इसको फिर से एक बार देखते हैं। केन्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है वह है, जेम कीन्स ने जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ए का मिलान हो जाएगा, कीन्स ने जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक किताब लिखी है। डेविड रिकार्डो, तो डेविड रिकार्डो ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक किताब लिखी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 3 से हो जाएगा। फिर एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखी। और जॉन रॉबिन्सन, तो जॉन रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नामक किताब लिखी। तो डी का 1 से हो जाएगा। तो 2-3-4-1, तो 2-3-4-1 जिसमें होगा 2-3-4-1 वही सही आंसर हो जाएगा। तो ये सही आंसर है। अगला है 26 नंबर प्रश्न है, इसी प्रकार से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कोट में उत्तर देना है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में हुई थी। 1 से नाबार्ड
12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो 2 से योजना आयोग 1950, IFC 1964, डी का 4 से हो जाएगा। तो 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक। तो ए आंसर सही है 36 का। अगला 37 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें से जो गलत है वह ए गलत है, ए गलत दिया गया है, बाकी सारे इसमें सही दिए गए हैं। अगला है, विक्रय कर का करापात विक्रेता पर पड़ता है यदि। तो विक्रय कर का करापात विक्रेता पर कब पड़ेगा, जब उत्पाद का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, तब विक्रेता पर पड़ेगा। यह जब आरेख ऐसा होता है तब किस पे पड़ेगा, या कह सकते हैं मांग की लोच अनंत होती है तब कर का भार जो है विक्रेता पर पड़ेगा। इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार, और पूर्णतया लोचदार बी में दिया गया है। तो सही आंसर बी है। अगला है 39 नंबर है, प्रगतिशील आय कर का आशय है आय में वृद्धि के साथ कर की मात्रा कम होती है, आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है। तो 39 में बी सही है। प्रगतिशील कर में क्या होता है, आय में वृद्धि के साथ जो है कर की दर बढ़ती है। 39 में सही आंसर बी है। अगला 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो यह अध्यक्ष जो हैं उस समय प्रधानमंत्री वह सुरेश तेंदुलकर थे, श्रीरंगराजन थे, और वर्तमान में यह अध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं 2024 में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। विस्तार, तो विस्तार जो है वह सीमित जानकारी का उपयोग करता है। ए का मिलान हो जाएगा 2 से। बी विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक अपकिरण का सापेक्ष माप है 3 से हो जाएगा। प्रसरण मानक विचलन का वर्ग बताता है, मानक विचलन का वर्ग जो है वह 1 से मिलान हो जाएगा, और डी बचा यह 4 से हो जाएगा। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 सी में दिया गया, सी सही है। अगला है 43 नंबर प्रश्न कि किस माध्य और प्रसरण का वितरण बराबर है। तो पाइसन का माध्य और प्रसरण वितरण बराबर होता है, ये सही है। सममितीय बंटन के लिए वैषम्य β1 होता है, तो यह β1 3 के बराबर हो जाएगा, ये आंसर सही है। अगला, किन्हीं दिए हुए पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि ये विचलन लिए जाते हैं। तो पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि विचलन जो है माध्य से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व उत्क्रमणता परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा संतुष्ट किया जाता है। तो तत्व उत्क्रमणता परीक्षण जो है प्रोफेसर फिशर द्वारा संतुष्ट किया जाता है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 47 नंबर प्रश्न है, टाइप फर्स्ट त्रुटि किस तरह की व्याख्या, टाइप फर्स्ट त्रुटि की इस तरह व्याख्या की जाती है, जब H0 मिथ्या हो तो उसे अस्वीकृत कर दें, जब H0 सत्य हो तो उसे अस्वीकृत कर दें। तो टाइप फर्स्ट की त्रुटि जो होती है जब H0 सत्य हो तो उसे अस्वीकृत कर दें। तो सही आंसर बी है। 47 का सही आंसर बी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 47 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो दिसंबर 2010 UGC नेट परीक्षा के अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न थे। इन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।